हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन। अगेन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एसएससी जीडी तो परिवार वाला माहौल रहता है। तो जब तक एसएससी जीडी का कोई बैच, मुझे बहुत सारे बैच मिलते रहे, लेकिन जब तक मेरा एक एसएससी जीडी वाले बच्चों के साथ कनेक्शन ना कंटिन्यू रहे ना, तो एक अच्छा सा फील नहीं आता मुझे, क्योंकि ये वो बच्चा है जिसके साथ मैं शुरू से जुड़ता हूँ। और उनके फाइनल एग्ज़ाम डे से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, मैराथन तक मैं कंटिन्यूअस उनके साथ रहता हूँ। पिछले 5 साल से, आई थिंक 2020 से मैंने बैच लेना शुरू किया जीडी का, और 5-6 साल से लगातार एक कनेक्शन रहा है। तो बहुत सारे बच्चे आए, सेलेक्ट हुए, गए, मिलते हैं बहुत सारे बच्चे। अक्सर मेरा एयरपोर्ट पर जाना होता है, तो अ, कई बार नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं अक्सर, मैं कहूँगा हर बार। क्योंकि सीआईएसएफ की पोस्टिंग मोस्टली, आप लोग भी जब जाओगे लगोगे तो बहुत सारे बच्चे सीआईएसएफ में जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का टारगेट भी सीआईएसएफ होगा। तो एयरपोर्ट वगैरह पर मिलते हैं, और मतलब प्रोटोकॉल को तोड़कर। प्रोटोकॉल क्या होता है कि अभी आप जाओगे ना डिसिप्लिन में कि भाई किसी से बातचीत नहीं करनी है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, और लेकिन वो बच्चे प्रोटोकॉल तोड़कर बात करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार कुछ जीवन में हम लोग भी अच्छा कर रहे हैं। एक बंद कमरे में कैमरा और बोर्ड के सामने कभी कभी शुरू में लगता था कि यार क्या ही यहाँ से मैं कर सकता हूँ, क्या ही बच्चों के पास पहुँच सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन वाली चीज़ें थी। ऑनलाइन शिफ्ट हुए तो एक कॉन्फिडेंस की मुझे थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब लगता है कि एक बंद कमरे से भी बहुत सारा उजाला हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है, और एक नई एनर्जी आप लोगों के अंदर हो। एक पोल क्रिएट करो भाई। एक मैं पोल क्रिएट करा रहा हूँ सब कुछ शुरू करने से पहले। आप लोग मुझे उस पोल में 2 ऑप्शन डालो बस, कि न्यू लिखो इसमें, न्यू, और सेकंड ऑप्शन में डालो ओल्ड। अब मैं 2 ऑप्शन डलवा रहा हूं, न्यू और ओल्ड। न्यू में वो बच्चे क्लिक करेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कहीं से भी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की है। और ओल्ड में वो लिखेंगे, पोल डल गया है, जिन्होंने पहले पढ़ा है या पढ़ चुके हैं, कुछ नंबर से बाहर हुए हैं और दोबारा हिम्मत करके चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू वाले बच्चे बहुत होंगे, फर्स्ट टाइम जब मुझे देख रहे हैं। और आप भरोसा करो, जिस दिन ये क्लास एंड होगी, आप लोग ओल्ड बन चुके होगे। ओल्ड यानी कि आप लोग एक्सपीरियंस्ड बन चुके होगे मैथ्स में, क्योंकि डिजाइन में इस तरीके से करूंगा आपके मैथ्स को सारा। आज मैं डिस्कस करूंगा, आज पहली क्लास है, बहुत सारी चीजें मैं आपको अदर देन क्लास पढ़ाऊंगा। और जैसे ही हमारा सिलेबस शुरू होता है, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं वो टीचर हूं जो पूरा 1 घंटा अगर मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं तो 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। लेकिन फर्स्ट क्लास में बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो कितने बच्चों की वोट आई? लगभग 10,000 बच्चों की वोट आई है, और 10,000 बच्चों में 70% ऐसे बच्चे हैं लगभग जो नए हैं। बेटा, जिसने नए पे दबाया है ना, तुम्हें देख पा रहा हूं मैं, पहले भी पढ़े हो तुम बैच मुझसे या किसी और से, है ना? स्माइल मत करो, देख लिए मैंने तुम। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी वो भी बच्चे हैं जो जिन्होंने 12th किया है, 12वीं किया है, जिन्होंने अभी या ग्रेजुएशन में हैं और चीज़ों की तैयारी उन्होंने शुरू की है। ठीक है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। कहीं ना कहीं से भरोसा करके किसी पड़ोसी से, किसी दोस्त से, किसी अदर पर्सन जो ऑलरेडी लग चुका है, वहाँ से आप हमारे बारे में सुनकर हमारे पास आए हो। एक भरोसा है आप लोगों का, और वो हम टूटने नहीं देंगे। इस बात का आप भरोसा करिए। ठीक है, तो चीज़ों को अगर आगे बढ़ाऊं तो वीर बैच आप लोगों का आज से शुरू हुआ है, जिसमें हिंदी की डेमो नीरज सर के साथ आप लोगों ने की, और एनर्जी नीरज सर के अंदर आप लोगों ने देखी। वो एनर्जी नीरज सर की लास्ट तक बनी रहेगी, है क्या? हाँ, पोल हटा दो, अब हो गया है ना। ठीक है, ठीक है, तो पोल हट चुका है बच्चे, वीर बैच। और एक चीज मैं आपको बताऊं, हम कोई भी बैच शुरू करते हैं ना, तो शुरू की 3 डेमो क्लासेस हम लोग उसमें यूट्यूब पर रखते हैं। तो जिन बच्चों ने कोर्स परचेस कर लिया है बच्चे, आप लोग एप्लीकेशन पर लाइव चौथी क्लास से देख पाओगे। ये शुरू की 3 क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेंगी, और रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पर, जैसे ही क्लास खत्म होगी, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पर डल जाएगी। शुरू की 3 क्लास, चौथी क्लास एप्लीकेशन से ही लाइव रहेगी। उसके साथ शुरू की 3 क्लास जब तक आपकी डेमो है, तब तक आप ये बैच 20% ऑफ
डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं किया है, और कूपन कोड GD20 वगैरह GD20 डाल के आप लोग 639 में ये बैच लेंगे। 4th क्लास से हम लोग कंप्लीट पैक हो जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज से डेमो, पहली डेमो है आपकी, तो ये एक प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरीके से बच्चे आपको कूपन कोड वगैरह लगाकर बैच को परचेज करना है। ये टीम है, हिंदी 9 बजे और साथ साथ 10-15 मिनट के गैप पे इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश ऑप्शनल रखते हैं उनके लिए इंग्लिश, जो हिंदी रखते हैं उनके लिए हिंदी, सेम टाइम पर लगभग। ऐसा नहीं है कि सेम बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है वही बच्चा हिंदी साथ के साथ पढ़ना चाह रहा है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन लेना होता है। 10 बजे मैथ्स आप मेरे साथ करेंगे, 11 बजे रीजनिंग राहुल सर के साथ, फिर आपकी ज्योग्राफी शुरू होगी, फिर साइंस में कोई सा एक पार्ट शुरू होगा आपका 4 बजे, 5 बजे पॉलिटी या हिस्ट्री में से कोई सा एक पार्ट चलेगा, और स्टैटिक जीके बहुत जल्दी सोनवीर सर आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है भैया, तो यहां पर ये चीज भी क्लियर है। और अब हाँ, ये सिलेबस है, एक बार ये देखो, अभी जो 2026 वाला सिलेबस है वो आया नहीं है, अभी जो पुराना पिछले साल वाला सिलेबस है वही सिलेबस है हमारे पास, और कुछ चेंज होता है नहीं वैसे, है ना, कुछ भी चेंज होता है नहीं। तो आपको क्या लगता है, जैसे गर्मियों का मौसम आया, तरबूज आए, तो आपको क्या लगता है कि वो तुरंत तोड़ के तरबूज आपको खिला रहे हैं? तुरंत जो आम आते हैं, आपको क्या लग रहा है कि भाई आम का सीजन आ गया और जो व्यापारी लोग हैं वो लग गए पेड़ों से आमों को तोड़ने की, भाई ताजा ताजा खिलाएंगे? ऐसा नहीं होता है, वो रिजर्व में रखे जाते हैं और वही आम आगे सप्लाई होते हैं। तो सिलेबस ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ और डिजाइन करके आपको आएगा, यही सिलेबस रहेगा, इसी को ही कॉपी पेस्ट यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक जो एग्जाम बोर्ड वाले हैं सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आपका सिलेबस है स्क्रीन, ये ऑफिशियल सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चे जल्दी से आप लोग लेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, घातांकरणी, रेशियो प्रोपोर्शन जहां से हम शुरू कर रहे हैं, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में डिस्काउंट, एसआई, सीआई, अच्छे टॉपिक हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, दौड़, रेस, रेलगाड़ी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, फिर आपका मेंसुरेशन, और फिर आप इसमें मिसलेनियस भी कुछ ना कुछ ऐड हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हालांकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछी जाती है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे उस टाइम पर। अब आपको चीजें करनी कैसे कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लीज आज की ही क्लास में मुझे 15-20 मिनट दे दो, बस वो सारा मुझे बताने दो जिस तरीके से मुझे आपको लेकर चलना है, क्योंकि आपको पहले तैयार होना पड़ेगा मेंटली कि हमको चलना कैसे है। चलाकर तो मैं लेकर चलूंगा आपको, 80-90 क्लास का आपका सिलेबस है, बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में। ये पहला बैच है इस वाली वैकेंसी का, और पहले बैच को हम हमेशा बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। मैथ्स तो मैं आप ये मान लो कि जिस दिन आज आप मैथ्स में जीरो हो, मैं मान रहा हूं कि आप नए हो, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस ये है कि फलाना दोस्त है या फलाना जानने वाला है वो सेलेक्ट हो गया, मैं भी सेलेक्ट होऊंगा, मुझे भी वर्दी चाहिए, यही जुनून है ना आपके अंदर, और इसी जुनून के साथ आप जुड़े हो। अब आपको नहीं पता किस तरीके से सेलेक्ट होना है, बस होना है, जो सामने वाले गुरुजी पढ़ाएंगे वो पढ़ना है। मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार भी सेलेक्ट हुआ गुरुजी से पढ़ के, मैं भी पढ़ूंगा तो मैं भी हो जाऊंगा, बस इतना आपको पता है। अब लेकर कैसे चलेंगे, उन आपके जानने वाले को कैसे, किस तरीके से हमने सेलेक्ट कराया, किस तरीके से उसको गाइड किया, वही गाइडेंस या उससे भी और अपडेटेड गाइडेंस मैं आपको दूंगा, बस आपको उसे फॉलो करना है। अब आपकी जो क्लासेस होंगी बच्चे, वो मंडे टू फ्राइडे होंगी। कितने? केवल 5 दिन। अब सुनना, आपके पास 2 दिन बचेंगे, एक सैटरडे और एक आपके पास बचेगा संडे। ये 2 दिन में आपको क्या करना है, इन 5 दिनों का रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस किस चीज का करना है, ये 2 दिन रिजर्व रखूंगा आपके रिवीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर दोबारा से। अक्सर क्या होता है, जैसे आप अभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, आपके दिमाग पे बर्डन बढ़ता जाएगा, यार इतने सारे चैप्टर हो गए, पता ही नहीं रेशियो प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था, उस टाइम तो बड़ा आसान लगा, लेकिन अब 4-5 1 महीना हो गया पढ़े हुए, दिमाग से निकल गया। ये कब होगा? जब आप उसका रिवीजन नहीं करोगे। आपको ये सैटरडे संडे प्रॉपर रिवीजन के लिए रिजर्व रखने हैं, और रिवीजन में सबसे पहले कोई भी आपको कुछ भी सलाह दे कि वो फलानी किताब ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो बाद का काम है, वो बाद का काम है। सबसे पहला काम है आपका, आपके क्लास नोट्स, जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा
उनका रिवीजन, जितने भी क्वेश्चंस इन 5 दिन में मैं आपको कराऊंगा वो सैटरडे संडे में खुद से सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं उनके आंसर देख लिए और क्लास को दोबारा 5 क्लासों को देखा, नहीं, उनकी वर्कशीट मैं आपको दूंगा। उन क्वेश्चंस को आपको खुद से पीडीएफ नोट्स में दूंगा, इनके आपको खुद से ट्राई करने हैं। सेकंड नंबर पे आपको वर्कशीट, ये वो वर्कशीट होंगी जो इन 5 क्लास में मैं आपको रेगुलर, इन 5 क्लासों में मैं आपको रेगुलर वर्कशीट दूंगा। रेगुलर 10 क्वेश्चन की मैं आपको बच्चे वर्कशीट दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी क्लास हुई शाम के टाइम में आपको आधा घंटा, सेम डे आपको आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा, वो आपके ऊपर है, वो 1 घंटा या पौना घंटा निकालकर उस क्लास का रेगुलर, जैसे आज की पहली क्लास है तो आज की क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊं, जो भी मैं वर्कशीट दूं, आज शाम को उस वर्कशीट का और उस क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करना है रेगुलर। तो ये 5 क्लासों का रेगुलर वर्कशीट का रिवीजन करोगे, फिर इन सबका सेकंड टाइम रिवीजन सैटरडे और संडे में आपको करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे कि यार नहीं और मैं टाइम निकाल सकता हूं, तब जाकर आपको बुक्स को उठाना है, कोई भी बुक्स आपके पास है ना। ठीक है, एसएससी जीडी की अभी हमारी बुक आई नहीं है, वो आएगी जैसे आपकी अभी इसकी आंसर की आ जाती है जीडी की, और उसके अपडेटेड क्वेश्चंस वगैरह हम उसमें डाल के, तो वो बुक्स बाद का काम है। लेकिन आपकी सबसे पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, ये वो रणनीति है जो उन बच्चों ने फॉलो की जिनको देखकर आप ये बैच खरीदकर, पढ़कर और सेलेक्ट होना चाहते हो। ये उन बच्चों की रणनीति है, उनको भी मैंने इस तरीके से गाइड किया और उन्होंने फॉलो किया और सेलेक्ट होकर मुझे बताया कि सर वही रणनीति थी हमारी। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है, ये लिख लेना बच्चे, ये रणनीति बहुत जरूरी है। युद्ध से पहले उसकी रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से युद्ध लड़ना है। ऐसे थोड़े कि युद्ध लड़ना है, ठीक है जी युद्ध लड़ेंगे, और चले गए युद्ध लड़ने, पता चला कि 5 सामने वाले के मारे, 15 अपने ही मार लिए। आगे पूछा, हमें थोड़ी बताया जी आपने कि सामने वालों के मारने, हमें तो अपने वाला भी दिखा कि यार ये भी ऐसा ही है, इसको भी निपटा दिया। तो वो नहीं है, हमें पता करना है कि हमको एक्चुअल में मारना किसे है, तो दैट इज कॉल्ड रणनीति। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये 5 दिन और क्लास एक भी दिन नहीं छोड़नी है। आप नए बच्चे हैं तो आपको लाइव क्लास करनी है रेगुलर, और अगर आप पुराने बच्चे हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं और इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जल्दी जल्दी स्किप करके देख सकते हैं। अगर आप पुराने हैं, नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि लाइव क्लास ही करो, और एक क्लास को एक ही बार देखना है। सेकंड टाइम मैं आपको क्या बताऊंगा कि जैसे आपकी क्लास अपलोड होगी ना, तो उसकी क्लास की पीडीएफ, ये बोर्ड पीडीएफ आपको दोनों तरीके की, जो क्लास में मैं आपको कराऊंगा वो बोर्ड पीडीएफ, और दोनों हैंड रिटन पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये दोनों चीज, और प्लस वर्कशीट, 10 क्वेश्चन की वर्कशीट, और प्लस उसका सॉल्यूशन। आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नहीं होगा तब उसका सॉल्यूशन देखना है। एक बात। दूसरी बात, आपको क्या करने वाला हूं मैं, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, मान लो आपका रेशियो चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको मैं रेशियो चैप्टर के एक और एडिशनल चीज मैं बताने वाला हूं। रेशियो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं पिछले 5-7 सालों में एसएससी जीडी में, केवल एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन रेशियो चैप्टर के, मान लो 50 क्वेश्चन हैं या 60 क्वेश्चन हैं, ये 50-60 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रीवियस ईयर की, ये मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपलोड कराऊंगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये भी आपको, ये मान लो कि आपको फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक परचेज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये 50-60 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती रहेगी हर चैप्टर में। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, सर के क्वेश्चन भी हो गए, वर्कशीट भी हो गई, और उस चैप्टर के पिछले 5-6 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो सारे भी साथ के साथ खत्म हो गए। तो देखा, पूरा सारा रिवीजन एक साथ होता गया, और 2 दिन आपको रिवीजन के लिए मिल भी रहे हैं बीच में, 5 दिन क्लास 2 दिन रिवीजन। तो इस तरीके से सटीक रणनीति आपको करनी है। प्लस एक चीज मैं और कर रहा हूं आपके लिए मैं रेगुलर, अभी आप चाहो तो मत करना उसे, मैं आपके लिए रेगुलर लाइव क्विज
मैं आपके लिए रेगुलर लाइव क्विज भी शुरू करने वाला हूं, ठीक है। अभी चल रही है रेगुलर लाइव क्विज, लेकिन इनमें थोड़ा सा अपडेशन मैं कराऊंगा कि ये लाइव क्विज जो चल रही हैं एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सबके लिए है, सबके लिए। ये लाइव क्विज क्या है, अभी मिक्स चल रही हैं। अभी मैं क्या कराने वाला हूं इनमें अपडेट, इनको चैप्टर वाइज बनवाने वाला हूं, ठीक है। चैप्टर वाइज लाइव क्विज, जैसे अभी हमारा रेशियो चल रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो एक लाइव क्विज 10-15 क्वेश्चंस की एप्लीकेशन में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है। प्लस अगर आप ये कहेंगे कि सर जो ये 50-60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनकी पीडीएफ हमें एप्लीकेशन में क्विज फॉर्मेट में चाहिए, क्विज फॉर्मेट में, ये भी मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। तो ये था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, और यही चीज है जो आपको सिलेबस के शुरू यानी कि आज से लेकर और सिलेबस के एंड लास्ट तक जुड़े रहना है, इसी चीज को फॉलो करना है। अक्सर शुरू में हमारे अंदर ना एक बहुत एनर्जी होती है कि भाई साहब इस बार तो एसएसएफ की वर्दी की जो कैप है ना इसी तरीके से टेढ़ी करके पहनूंगा, और फिर देखना कि जो गांव वाले हैं, जो घर वाले हैं, वो किस तरीके से मेरे ऊपर प्राउड करेंगे। सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ा, यार ये तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा ना करूं कि वो फलाने एग्जाम की तैयारी कर लूं उसमें कंपटीशन कम है, यार ऐसा ना करूं होमगार्ड की तैयारी कर लूं। और होमगार्ड में, हालांकि होमगार्ड का पेपर टफ बना था, लेकिन ऐसे नाम से सुनने से ऐसा लगेगा यार उसका पेपर आसान बनता होगा, वो कर लूं। फिर धीरे धीरे और सिलेबस बढ़ेगा और तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, यार ऐसा ना करूं कहीं यार इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, 40,000, यार ऐसा ना करूं कि कहीं प्राइवेट जॉब ही कर लूं। फिर तुम्हारा भैया प्राइवेट जॉब में घूमोगे, फिर लगेगा यार ये तो प्राइवेट भी नहीं मिल रही है। फिर पढ़ने जाओगे, फिर लगेगा यार ऐसा ना करूं कहीं प्रॉपर्टी डीलर ही बन जाऊं। तो प्रॉपर्टी डीलर बनने जाओगे, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में आगे क्या करोगे, परचून की दुकान खोलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा पैसा है, नहीं है तो भैया फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये उन बच्चों के ऑप्शंस हैं जो अक्सर पढ़ाई से भागते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई दिमाग के तेज वाले बच्चे अलग होते हैं। गांव में अक्सर आपने सुना होगा कि यार लोग डिस्कस करते हैं, भाई वो फलाने का लड़का लग गया या वो लड़की लग गई, वो तो शुरू से ही तेज थे। ये सुना है ना आपने कि वो तो शुरू से ही तेज थे। शुरू से ही तेज का क्या मतलब है कि भैया शुरू से ही उनमें अपडेटेड वर्जन डाला गया था कि भाई तुम ही सरकारी नौकरी लगोगे, लो ये तुम्हें। उसकी तो किस्मत भाई साहब अच्छी थी। मैं नहीं मानता किस्मत को, मैं 0.1% मानता हूं किस्मत को। आप अगर 10वीं फेल, 12वीं फेल, कुछ भी हैं, आप जब भी सेलेक्ट हो सकते हैं। आज से और एग्जाम के दिन तक आप कितना अच्छा और कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, यह डिपेंड करेगा आज से पहले आप क्या थे, आपके अंदर कितनी कमियां थी, आप कहीं फेल हुए, 10वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, 12वीं फेल, आपके मैथ्स में 0 थे, आपके कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो मैटर करेगा ही नहीं। आपके 50% नंबर थे 12वीं में, मेरे तो 10वीं में जी 45% ही रह गए, मैं कैसे सेलेक्ट होऊंगा, वो मैटर करेगा नहीं। आज की क्लास से और एग्जाम के दिन तक आपका क्या रहेगा, आपकी मेहनत क्या रहेगी, वो डिसाइड करेगी आपका सिलेक्शन। आपको कोई बहकाए बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। क्या मैं अब शुरू कर सकता हूं? हां, एक चीज और है बच्चे, क्लास नोट्स नहीं बनाने हैं मैथ्स में, स्पेशली आपके पास। आज ही सुन लेना, मैं कह रहा हूं कूट दूंगा अगर आज के बाद अगर आपने मुझसे पूछ लिया कि क्लास नोट्स मैथ्स के क्लास में बनाए या नहीं बनाने हैं। रफ कॉपी और पेन, आपके पास केवल रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, और उन जो क्वेश्चन मैं कराऊं उनको वहां से सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी नहीं लिखने हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि एक नई कॉपी बना ली मैथ्स, मैंने क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन को नोट करने में लग गए ब्लैक पेन से, ब्लू से इसका आंसर, मैंने आंसर किया, उसका आंसर नोट करने में लग गए। ये बिल्कुल नहीं करना है, मैथ्स नहीं सीख पाओगे। आज ही सुन लेना ये बात, कभी 1 महीने बाद को सर शुरू में बताया नहीं, हमने तो गड़बड़ कर दी। नहीं, केवल रफ कॉपी रखनी है, ओके। तो चलिए, बस ये चीज थी, और आज हम शुरू करने वाले हैं एक आसान सा टॉपिक जिसका नाम है रेशियो यानी कि अनुपात। ये वो सारे टॉपिक हैं कि जो नया बच्चा भी है या पुराना भी है, सबने पढ़े हुए हैं। भाई अनुपात हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, है ना, लेकिन उसको पढ़े काफी समय हो चुका होता है। स्कूल में पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो आपने स्कूल में पढ़ा वही हम यहां पर पढ़ेंगे। बस मैं ये कहूंगा कि नाम तो सुना होगा रेशियो का आपने, हाँ, बस इतना काफी है। अब अगर रेशियो होता क्या है, लिखना नहीं है, मैं ऐसे आपको वर्बली बता रहा हूं कि 2 संख्या या उससे अधिक संख्याओं के बीच संबंध, द रिलेशन बिटवीन 2 एंड मोर नंबर्स।
दो या उससे अधिक संख्याओं के बीच जो संबंध होता है ना, उसको कहते हैं हम अनुपात। और ये संबंध भी कुछ स्पेशल टाइप से बनता है। जैसे रेशियो को दिखाने का जो तरीका होता है ना, वो इस तरीके से होता है। ये जो दो पॉइंट मैंने लिए हैं ना, ये होते हैं रेशियो के साइन। ए बी मैंने बोल दिया, या फिर अगर मैं कहूं तीन संख्याओं के बारे में कहोगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी। चार संख्याओं के बारे में कहोगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे बच्चे रेशियो हैं। क्या है? सारे के सारे रेशियो हैं। फॉर कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो इनका। आप कह सकते हो 2:3, आप कह सकते हो 4:5:6, आप कह सकते हो 9:11:12। तो ये, और आगे और भी ले लो, मान लो 15। तो इस तरीके से आपके ये होते हैं अनुपात। इनको क्या कहते हैं? अनुपात। ये दो बिंदु, दो पॉइंट जो होते हैं अनुपात का साइन होते हैं। अब एक सबसे बेहतरीन चीज जो मैं बताने वाला हूं, टॉपिक है स्टैंडर्ड रेशियो। क्या होता है बच्चा? स्टैंडर्ड। बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए कि हम इंग्लिश मीडियम में बाइलिंगुअल, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, साथ के साथ हिंदी, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग, है ना? क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही लैंग्वेज में। कुछ बच्चे तो ये हैं कि नहीं सर हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश में मत बोलो। भाई ऐसे मत करो यार, आपके साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी तो हैं। आप देखो कितने सारे बच्चों ने थम्स अप किया है। तो स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो को अगर मैं हिंदी में कहूं तो कहते हैं मानक अनुपात। क्या कहते हैं बच्चा? मानक अनुपात। क्या होता है मानक अनुपात? स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो होता है बच्चा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा 2 और 4, जरा मुझे बताना वो कौन सी संख्या है जो इनमें से कॉमन आ रही है? बता दो यार, बता सकते हो? अगर मैंने कहा 2 और 4 में से क्या संख्या है जो बाहर निकल सकती है? जो बाहर निकल सकती है। आप कहेंगे सर 2 बाहर निकल सकता है। 2 जैसे ही बाहर लिया तो हम कहेंगे 2 एकम 2 और हम कहेंगे 2 दूनी 4। ऐसे ही कहेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लिया। अब क्या और कोई संख्या है जो 1 और 2 में से बाहर निकल सकती है? भाई 2 तो हमने बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 1 और 2। क्या कोई और संख्या है जो बाहर निकल सकती है? 1 मत कहना, 1 तो हमेशा बाहर निकलता रहेगा। 1 के अलावा, 1 के अलावा क्या कोई और संख्या है? आप कहेंगे नहीं सर। ओके, अब मैं अगर आपसे कहूं कि भैया जरा मुझे बताना 5 और 15 में से क्या कोई संख्या है जो बाहर निकल रही है? आप कहेंगे हां सर निकल रही है 5। तो आप कहेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब जो ब्रैकेट के अंदर है 1 और 3, क्या 1 के अलावा और कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। ओके, अगर मैं कहूं आपसे भैया 12 और 18, क्या कोई संख्या है जो इनसे कॉमन निकल रही है? जरा मुझे बताना। 12 और 18 से कोई एक संख्या है बच्चे जो कॉमन निकल सकती है? जल्दी से बताओ। मैक्सिमम जो निकल, जैसे आप कहोगे सर 2, भाई 2 निकाल दिया, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18। क्या बचा? 6 और 9। क्या 6 और 9 में से अब कुछ संख्या है जो बाहर निकल सकती है? 3 निकल रही है ना भैया। 3 अगर मैंने बाहर ले लिया तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 2 और 3। क्या बचा? 2 और 3। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, केवल 2 3। ओके, अगर मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे बताना जरा 11 और 13, क्या कोई संख्या है जो इनसे कॉमन निकलती है? क्या कोई संख्या है जो इनसे कॉमन निकल सकती है? बताइए जल्दी से मुझे। क्या कोई संख्या है जो इनसे कॉमन निकल सकती है? आप कहेंगे नहीं, नहीं है सर, यही है 11 और 13। कुछ भी कॉमन यहां से नहीं आता है। ये तो मैंने संख्याएं ली हैं। अगर मैं इसी चीज को अनुपात में लूं, जैसे मैं यहां से इसको रफ करने वाला हूं बच्चा, है ना? अगर मैं इसी चीज को अनुपात में लूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया मेरे पास जो है ना वो 15 और 21 का रेशियो है, 15 और 21 का अनुपात है। अब जरा मुझे बताना कि यहां से कौन सी संख्या है जो 15 को भी काट देगी और जो 21 को भी काट देगी? वो संख्या जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 15 भी आएगा और जिसके पहाड़े में 21 भी आएगा। क्या है ऐसी कोई संख्या आपकी नजर में? बताओ जल्दी से। हां जी सर बिल्कुल है। सर 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 सत्तू 21, 5 और 7 आ गया कि नहीं?
बिल्कुल आ गया। जो अनुपात कटने के बाद आए और वहां उसके बाद कुछ भी आगे कॉमन नहीं ले सके, भैया उसी को हम मानक अनुपात बोलते हैं, उसी को स्टैंडर्ड रेशियो बोला जाता है। जब अनुपात में से कुछ भी कॉमन ना निकल पाए उसको हम स्टैंडर्ड रेशियो मानक अनुपात बोलते हैं। अब आप मुझे बताएंगे जरा कि भैया 28 और 35 ये मैंने रेशियो लिखा, जरा मुझे इसका स्टैंडर्ड रेशियो बता दो क्या होगा। 28 और 35 का मान सभी बच्चे बता सकते हैं, हर वो बच्चा जो अंदर एक ज्वाला लेकर आया है कि भाई सेलेक्ट होना है वो मुझे बताएगा कि 28 और 35 का मानक अनुपात क्या है। किससे कटेगा मुझे मतलब नहीं है कि किससे ये कटेंगे, मानक अनुपात बताओ मुझे, स्टैंडर्ड रेशियो चाहिए आप लोगों से कि इनका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगा। किससे कटेंगे वो मत बताओ मुझे, मानक अनुपात बताओ, स्टैंडर्ड रेशियो। क्या बात है, कमाल कर दिया कि सर ये दोनों संख्या 7 से कट गई और 7 से कटने के बाद में 7 चौक 28 और 7 पंजू 35, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया 4-5, और इसी को हम क्या बोलेंगे मानक रेशियो, मानक अनुपात, या फिर मैं कहूं स्टैंडर्ड रेशियो। क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड रेशियो। अब मुझे आप बताना, मैं कुछ लिखने वाला हूं 4-5 ऑप्शन, उनमें से मानक अनुपात कौन सा है वो मुझे जरा आप बताना, ठीक है। चार ऑप्शन मैं दे रहा हूं, चार में से मानक रेशियो कौन सा है वो कोशिश करके मुझे आप लोग बताएंगे। चार ऑप्शन में से बता दो मुझे मानक रेशियो कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द स्टैंडर्ड रेशियो। विभिन्न चार ऑप्शन में से, विकल्पों में से मानक अनुपात कौन सा विकल्प है। क्या बात है, ऑप्शन ए, ये 6 से कट रहे हैं दोनों, ये 6 एकम 6, 6 तिया 18, किसी भी एक नंबर से अगर दोनों कट गए, ओ सॉरी ये अनुपात, अनुपात लेना है, ये रेशियो है ये। भाई ये किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, मानक अनुपात कहां हुआ। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, ये तीनों तो कट गए, लेकिन 31 और 40 किसी भी सिंगल नंबर से दोनों नहीं कटेंगे, तो आपका मानक रेशियो कौन सा हो गया, मानक रेशियो 31-40 हो गया। तो ये तो आपको स्टैंडर्ड रेशियो के बारे में पता चल गया। ओके, अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, या फिर जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ए बी का रेशियो दिया हुआ है और मुझे बीसी का रेशियो दिया हुआ है, मुझे बीसी का रेशियो दिया हुआ है और इन दोनों रेशियो को देने के बाद मुझसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपसे पूछा गया है। आपको उसने ए बी का रेशियो दे दिया, आपको बी सी का रेशियो दे दिया और आपसे पूछ लिया बताओ इन दोनों रेशियो को मिलाओ और मिलाने के बाद में ए बी सी का रेशियो बताओ क्या होगा। तो इस पैटर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और किस तरीके से रेशियो को कंबाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छी रहेगा एग्जाम्पल से समझना। सपोज मैंने आपसे बोला ए बी का रेशियो है मेरे पास 2-3, क्या है 2-3, हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं, 4-5 तरीके तो मुझे ही पता है, लेकिन मैं आपको एक या दो तरीके बताऊंगा और उन्हीं पे आपको रहना है और उन्हीं पे ही मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बीसी का रेशियो दिया, बीसी का रेशियो दिया, सपोज मैंने कहा 3 और 4, 3 और 4, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं बताओ मुझे एबीसी का रेशियो क्या होगा। अब पेन साइड में रख दो यार, भाई साहब मुझे दिख रहे हो भाई साहब, ये यार ये ब्लैक टी शर्ट, आपसे कह रहा हूं क्यों नहीं मानते। शुरू में जब मैंने तुमसे कहा कि जब मैं समझाऊं तो फेयर कॉपी में नोट नहीं करना है, और तुम्हें मैं देख रहा हूं तुम जब ही से ही लगे पड़े हो लिखने, कैसे मानोगे बताओ।
सामने देखो, पेन साइड में रख दो। इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इस बार कूट दूंगा पकड़ के। सामने देखो, मैंने क्या बोला कि जब भी मैं दो रेशो को तीसरे रेशो में बदलूं, ए बी और बी सी के रेशो में बदलूं, तो उसमें एक कॉमन होना बहुत जरूरी है। कॉमन होना बहुत जरूरी मतलब जैसे ए बी और बी सी को देकर वो ए बी सी पूछ रहा है, तो इन दोनों में रेशो में एक चीज कॉमन होना बहुत जरूरी है। यहां भी बी है तो दूसरे रेशो में भी बी होना जरूरी है। सपोज अगर ऐसे होता ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, ये हमें दिया होता, ये दो रेशो हमें दिए होते, तो क्या यहां से मैं ए बी सी डी, भाई ए बी और सी डी का रेशो बना सकता था? कभी नहीं बना सकता हूं मैं। अगर मुझे उसने ए बी और सी डी देकर ए बी सी डी पूछा तो मैं जीवन में कभी नहीं इनका रेशियो मिलाकर ए बी सी डी बना सकता हूं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि भैया मेरे पास ए बी का रेशियो है 1:1 और सी डी का रेशियो है 3:4, और तो जरा मुझे बताना ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि सर 1:2 ए बी का है और सी डी का 3:4? बच्चा ऐसे नहीं है, ये गलत होता है। हम इस रेशियो को ऐसे नहीं बना सकते हैं। पता है क्यों नहीं बना सकते हैं? इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है कि जो ए बी का रेशियो 1:2 है ना, ये मान लो किसी भी संख्या से कट के बना होगा। ओरिजिनल संख्या नहीं पता हमें क्या रही होंगी ए और बी की वैल्यू, जिससे कटकर ये अनुपात 1:2 बना होगा। भाई मान लो ये रेशियो रहा हो 12:24, 12 और 24 ओरिजिनल संख्या रही हो, 12 और 24 मेरी ओरिजिनल संख्या रही हो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, उससे कट के बना हो। मान लो ये संख्या मेरी 18 और 24 रही हो, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो ये अलग संख्या से कट के अनुपात बना है और ये अलग संख्या से कट के अनुपात बना। हमें क्या पता कि ये एक जैसी संख्या रही है या नहीं रही है? तो भैया इसीलिए हम नहीं कह सकते कि हमारा जो रेशियो अलग अलग दिया हुआ है उससे ए बी सी डी का रेशियो कभी नहीं बना सकते हैं। तो अगर हमें रेशियो को कंबाइंड करना है, एक साथ मिलाकर ए बी सी बनाना है, तो एक कॉमन पार्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि अगर जो कॉमन पार्ट है उसको रखना है बीच में। कहां रखना है? कॉमन वाले पार्ट को बीच में रखना है, बिल्कुल सेंटर में। तो कॉमन वाले पार्ट को बीच में रख दिया, एक तरफ ए एक तरफ सी। अब क्या करना है? ए और बी का जो रेशियो है 2:3 वो यहां लिखो। ए और बी का रेशियो 2:3 यहां पे लिखा, मैंने लिख दिया। ये लाइन का काम खत्म। अब जो बी और सी का रेशियो है उसे नीचे वाली लाइन में लिखना है। उसे कहां लिखना है? नीचे वाली लाइन में। यहां लिखा है मैंने 3:4। बी और सी को नीचे वाली लाइन में लिखा है और लाइन खींच दो। अब क्या कर दो? लाइन खींच दो। अब अगर अगला स्टेप क्या है? अब यहां से दो तरीके बनते हैं। पहला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई, कि भैया 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस में कर दो। कितना होगा? 2 तिया 6, यहां लिख दो। फिर सीधी मल्टीप्लाई, 3 की 3 में करेंगे, 3 तिया 9, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 की 4 में करेंगे, 3 चौकू 12। समझो, फिर से समझो। मैंने क्या बोला? पहला ए बी का रेशियो 2:3 दिया हुआ था, लिखा। बी सी का रेशियो 3:4 नीचे वाली लाइन में लिखना है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 3 में करेंगे 6, सीधी मल्टीप्लाई 3 तिया 9, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई 3 चौको 12। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये मानक अनुपात है? भाई साहब, ब्लू नीले कलर की टी शर्ट आपसे कह रहा हूं, आप तो निकाल के बैठ गए 6, 9, 12। क्या ये मानक अनुपात है? नीली टी शर्ट, हाँ जी, क्या ये मानक अनुपात है? नहीं सर, मानक अनुपात कहां है? ये तो कट रहा है। अभी 3 से कट रही है तीनों संख्या। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चौकू 12। ये बना हमारा मानक अनुपात, ये बना हमारा एबीसी का रेशियो। ये है हमारा एबीसी का रेशियो, मानक रेशियो। कितना? 2, 3 और 4। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो थोड़ी तसल्ली रखें, और वो जानते भी हैं कि तसल्ली रखेंगे सर हर लेवल तक लेकर जाएंगे हमें। पहला बैच है, थोड़ा 2-4 क्लास एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं। एबीसी का रेशियो क्या आ गया? 2, 3, 4। एक एग्जांपल और देता हूं। ए बी का रेशियो मैंने आपको दिया, सपोज
दिया मैंने 3:5। फिर मैंने आपको दिया CB का रेशियो दिया मैंने आपको 2 और 3। मुझे बताइए ABC का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ AB एंड C? यहां पर आपका दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा दिमाग, ठीक है? बताओ भैया। सुनो, क्या हमसे पूछा है उसको बक्से में बंद कर दो, हमें वो निकालना ही नहीं है। सबसे पहले क्या हम निकाल सकते हैं? मैंने आपको कंडीशन बताई कि दो रेशियो को एक साथ मिलाना है तो हमें एक कॉमन नंबर मिलना बहुत जरूरी है। ये B है तो यहां पर B है, अब हम इनको कॉमन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप मैंने बताया कि जो कॉमन है उसको बीच में रखना है। क्या करना है? उसको बीच में। तो B कॉमन है तो B को रख दो बीच में, एक तरफ A लिख दो, एक तरफ C लिख दो, एक तरफ A एक तरफ C। अब A और B का रेशियो क्या दिया हुआ है? A और B का रेशियो 3:5, यहां लिख दो, यहां लिख दो 3 और 5। अगली लाइन में हमें किसका रेशियो चाहिए? B और C का, लेकिन हमें किसका रेशियो दिया हुआ है? CB का। सुनो, जिन बच्चों ने यहां 2-3 लिखा है ना, 2-3 जिन बच्चों ने लिखा है, माफ कर रहा हूं लास्ट टाइम, ये BC के नीचे 2-3 लिखा, लेकिन आपको उल्टा दिया हुआ है। B के नीचे 3 आएगा और C के नीचे 2 आएगा। B के नीचे क्या आएगा? 3, और C के नीचे क्या आएगा? 2। उल्टा रेशियो लिख दिया आपने। स्माइल करो हल्की सी, अगर जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन लोगों ने ऐसा किया कि भैया हमें B और C का रेशियो चाहिए, आपने 2-3 जो लिखा है वो CB का उल्टा रेशियो लिख दिया यार। ऐसे क्यों? हमें B के नीचे 3 लेना है और C के नीचे क्या लेना है? 2। अब लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर 3 की 3 में करेंगे, 3 तिया 9, 5 की 3 में करेंगे, 5 तिया 15, और 5 की 2 में करेंगे, 5 दूनी 10। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये मानक अनुपात है? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, मानक रेशियो है, क्योंकि यहां से कुछ भी तीनों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9, 15 और 10 इन तीनों को काट दे। कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि भाई साहब ये तो एक स्टैंडर्ड रेशियो है, ये तो एक मानक अनुपात है। ठीक है बच्चे, तो यहां से चीजें क्लियर हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अब मैं लेकर चलता हूं आपको, हाँ इसी में ही थोड़ा सा अलग बताता हूं आपको कि सपोज अगर आपको ए बी का रेशियो दिया हुआ है, मान लो मैंने कहा 5 और 6, और आपको बी सी का रेशियो दिया हुआ है, मान लो 4 और 5, और आपसे डायरेक्ट क्या पूछेगा? समझना बात को, आपसे डायरेक्ट सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला, यानी कि आपसे ए और सी का रेशियो पूछेगा। बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए और सी। अब आपके पास दो तरीके हैं कि आप या तो ए बी सी का रेशो अलग से बनाओ, भाई ए और सी पूछ लिया उसने, तो एक तरीका तो यह है कि आप ए बी सी का रेशो बनाओ, भाई जो दोनों में कॉमन है उसे बीच में रखा, तो 5 और 6 ए बी का रेशो, और बी सी का कितना है? 4 और 5, तो नीचे वाली लाइन में 4 और 5 लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौकू 20, सीधी मल्टीप्लाई 6 चौक 24, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 पंजू 30। अब आपको एबीसी का रेशियो मिल गया 20, 24, 30। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ए और सी, यानी कि आपको क्या चाहिए? ए और सी। तो ए का रेशियो 20 और सी का रेशियो 30, तो कितना आ गया भाई? 10 से काट दो, 10 दूनी 20, और 10 से काट दो 10 तिया 30। तो ए और सी का रेशियो कितना आ गया? 2:3 का। कितना आ गया? 2:3 का। लेकिन कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके पास आए कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है और बी सी का रेशियो दिया हुआ है, और वो ए और सी का डायरेक्ट रेशियो पूछे, उसे बी से कोई मतलब नहीं है, उसे बीच वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट आपसे कहेगा कि भैया व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो डायरेक्ट एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एक ट्रिक है, उसको देखना। ट्रिक क्या है बच्चा? डायरेक्ट कि आपको यह करना है कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे मान लो यहां बी कॉमन है, तो अगर पहले अनुपात में बी खत्म हुआ तो दूसरे अनुपात में बी शुरू होना चाहिए।
यानी कि सबसे पहला और सबसे लास्ट का अपनी अपनी पोजीशन में होने चाहिए। कई बार मान लो अगर उसने बीसी की जगह सीबी दिया होता तो पहले मैं इसे बीसी की फॉर्म में लिखता और फिर अपनी ट्रिक लगाता। समझे कि जो यहां खत्म हुआ अगले अनुपात में वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर यह अनुपात बी पर खत्म हुआ तो अगला रेशियो बी से शुरू होना चाहिए। नहीं उल्टा दिया हुआ है तो हम पहले उसे उल्टा करके लिखेंगे, लेकिन यहां सही दिया हुआ है। अब ट्रिक क्या कहती है कि बिना इतना सॉल्व किए डायरेक्ट ए और सी कैसे निकालेंगे। ए के नीचे क्या लिखना है, इस रेशियो की पहली संख्या गुणा इस वाले रेशियो की पहली संख्या। दोनों अनुपात की पहली पहली संख्या को ए के नीचे लिख दो मल्टीप्लाई करके, इसकी दूसरी संख्या गुणा और इसकी दूसरी संख्या इसके नीचे लिख दो। तो कितना आ गया, 5 चौको 20 और 6 पंजो 30। जीरो से जीरो दोनों तरफ से काट दो तो रेशियो क्या बन गया, 2-3 का। आपको एबीसी का रेशियो बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। एक सवाल और दूंगा इसी पे, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर ए बी बी सी और सी डी तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, मैं जल्दी से आपको एक और सवाल देके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला ए बी है मान लो 11 और 15 और सी बी है 1 और 2। जरा मुझे बता दो ए और सी का रेशियो क्या होगा। जल्दी से बताएंगे बच्चे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड सी। ए और सी का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। हाँ अभी डी तक भी जाएंगे, थोड़ा तसल्ली रखो यार, अभी तो बहुत दिन हम लोगों को साथ में रहना है। बहुत दिन हम लोग, जिस दिन मैथ आपका 20/20 नहीं हो जाएगा ना, तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। आज आपका कुछ भी स्कोर हो, आप नए स्टूडेंट हैं पुराने स्टूडेंट हैं वो मैटर नहीं करता है। 20 में से 20 जिस दिन नहीं होगा उस दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा। जिस दिन 20 में से 20 हो गया मुझे भगा देना, भागो सर आप, हो गया 20 में से 20 हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो यहां खत्म हुआ ए और बी में वो यहां शुरू होना चाहिए। तो यहां तो उल्टा रेशियो दिया हुआ है तो पहले इसे उल्टा करके लिखो सही फॉर्मेट में। तो बी के नीचे 2 लिखो और सी के नीचे 1। ठीक है, अब यहां जो खत्म हुआ वो यहां शुरू हुआ है। रेशियो को पहले सही करके लिखेंगे, यहीं से मल्टीप्लाई मत कर देना 11 एकम 11 15 दूनी 30, गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, जैसे आपने ये स्टैंडर्ड बना लिया, अब इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या मल्टीप्लाई कर दो। अनुपात इसकी दूसरी संख्या और इसकी दूसरी संख्या मल्टीप्लाई कर दो, बन गई बात। 11 दूनी 22 और 15 एकम 15। ये लो हो गया ए और सी का रेशियो। ये ट्रिक है 22-15। एबीसी का सारा खेल खत्म। ओके, अब हम चलते हैं 3 अनुपात के पास कि भाई मान लो आपको ए बी का रेशियो दिया होगा, आपको बी सी का रेशियो दिया होगा, आपको सी डी का रेशियो दिया होगा, और इन तीनों रेशियो को देने के बाद आपसे पूछेगा बताओ ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी डी, ये पूछेगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए और डी, या फिर पूछ सकता है बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी एंड डी। कुछ भी पूछ सकता है। सारी चीजों को मैं कह रहा हूं परफेक्शन आपके अंदर आने वाली है, बस थोड़ी सी तसल्ली रखो। 3 अनुपात देकर ए बी सी डी पूछ लेगा, ए और डी सबसे पहला और सबसे लास्ट का पूछ लेगा, बी और डी ये भी और ये पूछ लेगा, ए और सी भी पूछ सकता है। ए और सी का रेशियो बताओ, ये भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल से चलें क्या एग्जाम्पल से, कि मान लो मैंने आपको ए और बी का रेशियो दे दिया, मैंने कह दिया 1-2, बी और सी का रेशियो दे दिया 3-4, और सी और डी का रेशियो दे दिया 8-9, और मैंने कहा बताओ ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। पहले मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे पहले, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो ए बी सी डी का रेशियो हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं। जिस दिन मैं आपको यानी कि कल मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना इस तरीके के, आप कहोगे सर कल वाला क्यों पढ़ाया जब आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक से आंसर बताना था। तो नहीं, उसके लिए जरूरी था, उसके लिए जरूरी था बच्चे ये ए बी सी डी और या फिर ए बी सी बहुत डिटेल में पढ़ाना। कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छी ट्रिक से हम लोग सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो ए बी के नीचे लिखो 1-2,
BC के नीचे लिखो 3-4, बिल्कुल नीचे, ऐसे नहीं यहीं पे लिख दो, एक लाइन में एक ही रेशियो को रखना है। BC के नीचे लिखो 3-4, क्या लिखना है 3-4, और CD के नीचे लिखना है 8-9। अब CD यहां मत लिख देना, एक लाइन में एक रेशियो हो गया, लाइन चेंज कर दो, CD के नीचे लिख दो 8-9, लाइन खींच दो, ये आपने लिखा। अब तीन रेशियो को जब भी एक साथ जाना है तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई से मत जाना, आपको मैं उससे भी अच्छा तरीका बताता हूं। तीन रेशियो को एक साथ बनाते टाइम यहां जो जो पहली लाइन में कौन कौन सी जगह खाली है, C के नीचे वाली और D के नीचे वाली, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में कौन सी जगह खाली है, ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। तीसरी लाइन में कौन सी जगह खाली है, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। जो जो जगह खाली है वह डब्बा बना दो। अब डब्बे के सामने जो संख्या है वो डब्बे के अंदर भर दो। डब्बे के सामने क्या है 2, डब्बे में लिख दो। डब्बे के सामने क्या है 2, डब्बे में लिख दो। यहां डब्बे के सामने क्या है 4, डब्बे में लिख दो। यहां डब्बे के सामने क्या है 3, डब्बे में लिख दो। यहां क्या है 8 और यहां क्या है 8। जो जो संख्या डब्बे के सामने है वो डब्बे में लिख दो। अब अगला स्टेप है मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी 8 तिया 24, 24 एकम 24, तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो। यहां तीनों की मल्टीप्लाई 8 तिया 24, 24 दूनी 48। यहां मल्टीप्लाई कर दो 8 चौक 32, 32 दूनी 64। और यहां मल्टीप्लाई कर दो 9 चौक 36, 36 दूनी 72। ये हमारा ABCD का रेशियो बन गया। क्या ये स्टैंडर्ड है? क्या ये रेशियो मानक है? बताओ मुझे, क्या बच्चा ये अनुपात मानक है? नहीं है तो इसे मानक अनुपात में बदलो। फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों संख्याओं को काट दे? कौन सी वो संख्या है? क्या वो संख्या 8 नजर नहीं आ रही है आपको? 8 के पहाड़े में चारों संख्या आती हैं, तो 8 तिया 24, 8 छिंग 48, 8 अट्ठू 64 और 8 नाम 72। ये हमारा मानक रेशियो बना आके 3 6 8 9। कितना बना? 3 6 8 9। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन जब मैं कल कराऊंगा आपसे ABCD का रेशियो पूछेगा, अभी आप ये मत सोचो कि सर क्या उस टाइम इतना डिटेल में करना होगा। भाई उस टाइम तो पेन भी नहीं उठाना आपको। क्वेश्चन जब भी आएगा ABCD का रेशियो देकर आपसे कहेगा ABCD बताओ, मैं कह रहा हूं पेन जिसने हाथ लगाया करंट लग जाएगा उसे, पेन भी नहीं उठाने दूंगा आपको। लेकिन यह पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। तो ABCD इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसी में ही अगर आपसे पूछने लगे कि भैया A और D का रेशियो बताओ, क्या बताना है? इसी में ही A और D का रेशियो समझना, सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला आपसे क्या कहेगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A एंड D? सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला। कंडीशन क्या है जो ध्यान में रखनी है? कंडीशन है कि जो संख्या यहां खत्म हुई, जैसे B यहां खत्म हुआ तो अगले रेशियो में B शुरू होना चाहिए, C यहां खत्म हुआ तो अगले रेशियो में C शुरू होना चाहिए। इस फॉर्मेट में ये बनने चाहिए। मान लो कभी कभी DC दे दे तो उसे पलट के CD बनाएंगे हम, ठीक है। अब अपना वही तरीका लगा दो ABC में जो मैंने समझाया था। A के नीचे लिखो तीनों रेशियो की पहली संख्या, 1 गुणा 3 गुणा 8, और D के नीचे लिखो दूसरी संख्या की गुणा, 2 गुणा 4 गुणा 9। क्या पूछेगा? 2 गुणा 4 गुणा 9। हो गया सवाल। आप कहेंगे सर ये तो कमाल कर दिए, 8 तिया 24 एकम 24, 9 चौक 36 दूनी 72। तो भैया काट दो, 24 एकम 24, 24 तिया 72। आ गया A और D का रेशियो। क्या आ गया? A और D का रेशियो आ गया 1:3 का। मजा आया? आपको ABCD का रेशियो निकालकर और फिर A और D का रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी मैंने A और D। और आप भरोसा करो 90% सवालों में वो डायरेक्ट ABCD देकर A और D पूछता है। SSC के 90% सवालों में वो A और D पूछता है। आपको कोई ABCD नहीं बनाना, डायरेक्ट AD निकालोगे आप।
ठीक है, अगर वो आपसे कहे कि भैया इसमें मुझे ए और सी का रेशियो बता दो, इसमें किसका रेशियो बता दो, ए और सी का। अब आपको 3 अनुपात दिए हुए हैं, अब इन 3 में से आपको ए और सी उसने पूछा, तो क्या मुझे केवल इन दोनों अनुपात से काम चल जाएगा मेरा? मुझे ये चौथे अनुपात की जरूरत ही नहीं है, मुझे इस चौथे अनुपात की जरूरत ही नहीं है। मुझसे उसने ए और सी पूछा है तो मैं सी और डी लूंगा ही नहीं, ए और सी मुझे इन दोनों रेशियो से मिल जाना है, और इन दोनों रेशियो में सबसे पहला ए सबसे लास्ट का सी। लगा दो वही तरीका अपना कि पहले पहले की गुणा कर दो 1 गुणा 3, और दूसरे दूसरे की गुणा कर दो 2 गुणा 4। कितना आ गया? 3 एकम 3, 4 दूनी 8। ए और सी का रेशियो कितना आ गया? 3 8। अगर इसी में ही आपसे पूछने लगे, अगर इसी में ही आपसे पूछने लगे कि भैया मुझे बताओ बी और डी का रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी एंड डी। हो सकता है कि जो बच्चे बहुत नए हैं, जिनको थोड़ा सा मैथ कमजोर है, क्लास 2 बार देखनी पड़े, लेकिन समझ में जरूर आएगा, इतने बेसिक जाके मैं समझा रहा हूं। अगर आपसे पूछने लगे कि बी और डी, अब बी और डी तो मुझे इन दोनों रेशियो से मिल रहे हैं, मैं तो इन दोनों से काम चला लूंगा, मुझे पहले रेशियो की जरूरत ही नहीं है। आप कहेंगे सर बी और डी पहले और तीसरे में भी तो मिल रहा है, लेकिन उन दोनों में फिर कॉमन नहीं है कुछ भी, एक एक कॉमन भी होना चाहिए, तभी तो दोनों रेशियो को एक साथ मिलाऊंगा मैं। भाई आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर बी और डी तो पहले और चौथे तीसरे से भी मिल रहे थे, फिर आपने इन दोनों को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, कॉमन भी चाहिए हमें। अब बस लगा दो, पहला पहला गुणा कर दो, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 9। कितना आ गया? 8 तिया 24 और 9 चौक 36। किससे कटेंगे? 4 से कट जाएंगे, 4 छिंग 24, या 4 से नहीं, ये 12 से कट जाएंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो क्या बन गया स्टैंडर्ड रेशियो? 2:3। नहीं 4:6 बन रहा है, लेकिन 4:6 भी आगे कट के 2:3 बन जाएगा। क्या बातें समझ में आई बच्चे आपको? ठीक है, अभी तो और बहुत सारा बेसिक है, रेशियो में बेसिक्स बहुत सारे हैं। कल की क्लास भी लगभग आधे पौने घंटे की, आधे घंटे की तो हम बेसिक्स में जाएगी हमारी, तब जाकर मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए 1 2 4 क्वेश्चन करा दूं आपको मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको HW देके जा रहा हूं, इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल हम जो आज हमने पढ़ा, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी को थोड़ा सा आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी बच्चे, एप्लीकेशन पर आप जाओगे ना, अभी नहीं 1 घंटे बाद मिल जाएगी। इसकी वर्कशीट 10 क्वेश्चन की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी आपको। आज वर्कशीट नहीं देता हूं, आज पहली क्लास है, आज आपको हो सकता है कि ये क्लास दोबारा देखनी पड़े। वर्कशीट कल से हम लोग अपलोड करेंगे, और आज इतना कुछ हमने खास पढ़ा भी नहीं है, तो वर्कशीट की जरूरत आज नहीं है आपको, क्योंकि आज हमने क्वेश्चंस नहीं किए। ठीक है, तो वर्कशीट हम कल से करेंगे, और ये बोर्ड पीडीएफ और हैंड रिटन पीडीएफ दोनों अपलोड हो जाएंगी। तो ये क्लास आज पहली डेमो हो गई, कल दूसरी डेमो, परसों तीसरी डेमो, उसके बाद चौथी क्लास हमारी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अब हमारी जो अगली क्लास शुरू होगी वो 11 बजे रीजनिंग की शुरू होने वाली है राहुल शर्मा सर के साथ। तो कैसी रही क्लास, अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।